वालेकुम। मोहम्मद मुनीब, केमिस्ट्री टीचर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1, उसमें हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है, कब आता है? ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। ये वो पॉइंट जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, इस पॉइंट को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आपका रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तो उसके लिए रिएक्शन को आप इक्विलिब्रियम पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस हैं। जैसे हर रिएक्शन के लिए कंडीशन होती हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके लिए भी हमें बहुत सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जो पहली कंडीशन है उसके लिए वो ये है कि जो आपका जो कंटेनर है जिसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं, आपका जो कंटेनर है या आपका जो वेसल है, बर्तन है, बीकर है, फ्लास्क है, कोई सिलेंडर है जिसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसको क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन ए ओपन वेसल और ओपन कंटेनर। अगर आपका जो बर्तन है, वेसल है, कंटेनर है, अगर वो ओपन है तो क्या हो जाएगा? और आपके रिएक्टेंट या गैसेस में से कोई चीज़ जो है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई चीज़ गैसी स्टेट में है, तो जब आपका जो कंटेनर है उसको ओपन होगा तो उसमें से वो गैसेस क्या हो जाएंगी? ऑपरेट कर जाएंगी। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्वायर करने के लिए। कंटेनर या वेसल शुड बी क्लोज। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन ओपन वेसल। ज़ाहिर है उसमें से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एस्केप कर जाएंगे, गैसेस फॉर्म जो होंगे, तो सारा आपका जो कंसंट्रेशन है वो सारी अफेक्टेड हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ही मुतासर हो जाएगी तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो सारी क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर्स को अफेक्ट करता है वो क्या है? प्रेशर है, वो भी एक फैक्टर है। प्रेशर ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कि आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो? गैसेस फॉर्म में हो। तो दूसरी जो कंडीशन है वो जो दूसरा फैक्टर को अफेक्ट करता है वो क्या है? प्रेशर ऑफ सिस्टम। और तीसरा जो है वो फैक्टर्स वो है टेम्परेचर चेंज करने से भी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, अगर आप जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है उसको भी चेंज करेंगे तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम या उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। चौथा जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम। जो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो पांचवा जो फैक्टर है वो हो सकता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एंट्री से भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होता है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? तेज करता है, और उसकी अपनी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो इक्विलिब्रियम पर तकरीबन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? प्रेशर ऑफ सिस्टम, जिस सिस्टम जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसकी प्रेशर कंडीशन को चेंज करेंगे, इससे भी इक्विलिब्रियम अफेक्टेड हो सकता है। फिर टेम्परेचर चेंज करने से भी आपका जो इक्विलिब्रियम है ये अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, कंसंट्रेशन का एक फैक्टर है, तो इसको चेंज करने से भी आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये इफेक्ट या डिस्टर्ब हो सकता है। और आखिरी बात जो है वो क्या है? कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है हर रिएक्शन को तेज करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए। मोस्टली जो रिएक्शन उनके लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। तो ये कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए।
तो एक साइंटिस्ट था रिचार्डियन, रिचार्डियन ने एक प्रिंसिपल बनाया था, रिचार्डियन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है रिचार्डियन प्रिंसिपल, ये कहते हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आप ये कंडीशन में से किसी कंडीशन को प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या कैटालिसिस में से किसी कंडीशन को चेंज करते हैं तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपका जो सिस्टम है, सिस्टम से जो आपका केमिकल रिएक्शन जो आपका लगा हुआ है बीकर में, फ्लास्क में, सिलेंडर में, वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, विल ट्राई टू नलिफाई दिस चेंज। अगर आप क्या करते हैं, इफ एक्सटर्नल कंडीशन की जो आप एक्सटर्नल कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिसिस, अगर आप क्या करते हैं इन एक्सटर्नल कंडीशंस को आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जब आप एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करेंगे तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपका चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद आपका सिस्टम इस चेंज को क्या करने की कोशिश करेगा, नलिफाई। नलिफाई का मतलब है ये जो चेंज आई है इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ताकि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा क्या हो जाए, अचीव हो जाए। रिचार्डियन प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो ऊपर दी गई कंडीशन है उसमें से कोई कंडीशन भी चेंज हो जाए तो आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका सिस्टम वो जो चेंज आई है जिसकी वजह से ये केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, उस चेंज को नलिफाई करने की कोशिश करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा क्या हो सकता है, एस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये आप रिचार्डियन प्रिंसिपल में ये कि डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कौन सा है। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा करना पड़ता है, बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है। इंडस्ट्री में आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपकी यही कोशिश होती है कि इंडस्ट्रीज लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने इन कंडीशन को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ये सारी जो ये कंडीशंस हैं ये आपके रिएक्शन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो बाज़ रिएक्शन ऐसा होता है उसमें आपने प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ता है, बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं उनमें आपको प्रेशर को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। यही बात टेम्परेचर की है। बाज़ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए या रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको रिएक्शन को टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इसके अलावा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने या प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। और यही बात कैटालिस्ट भी है। कैटालिस्ट जो है सिर्फ रिएक्शन की टाइमिंग को डिक्रीज करता है। जो रिएक्शन अगर 8 घंटे में इस्तेमाल होता है 9 घंटे में होता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो 8-9 घंटे वाला रिएक्शन आधे घंटे में भी हो सकते हैं, 1 घंटे में भी हो सकता है। तो अभी आपको एग्जाम्पल दूँ प्रेशर ऑफ सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रिएक्शन है, ये N2 + 3H2 ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारी कोशिश है कि रिएक्शन की तो जाए फॉरवर्ड जाए। फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ज्यादा अमोनिया में तो अभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर आप देखें तो हमें फेवरेबल क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट की 4 मोल है और वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे डेफिनेटली वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपने 9th क्लास में एक लॉ भी पढ़ा है, उसका नाम है बॉयल लॉ। बॉयल लॉ ये कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी जब आप रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड जाते हुए क्या हो रहा है,
नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कितने मोल्स हैं इसके, 4 मोल है रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2, 4 से 2 हो रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो वॉल्यूम जो आपका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे इसका मतलब कि वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो बॉयल आ गया कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और रिएक्शन लिखते हैं, आप PCl5 इसकी ये इस तरह आप लिख लेते हैं N2O5 इसकी ब्रेक डाउन होती है किसमें, N2 इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है 2NO में, 2NO2 में और ऑक्सीजन गैस में। इसमें क्या है जी, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की ब्रेक डाउन होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो इसके कितने मोल हैं आपके पास, रिएक्टेंट के 1 मोल है, प्रोडक्ट के कितने मोल है, 3 मोल है। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके 1 मोल है, इसके कितने मोल है जी, अगर इसके 3 मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को करने के लिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को करने के लिए आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हर रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस रिएक्शन के लिए आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, इस रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो प्रेशर का फैक्टर है सिर्फ रिएक्शन के लिए होता है जिनमें क्या होती है, गैसेज होती हैं। यही बात किसकी है, टेम्परेचर की है। आपके जो बाद रिएक्शन होते हैं टेम्परेचर के, आपके जो बाद रिएक्शन होते हैं वो बाद जो आपके रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं और बाद रिएक्शन आपके क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपका एंडोथर्मिक है तो आपके टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपके रिएक्शन का जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इंक्रीज। अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज। आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है ऊपर लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब ये मिलकर अमोनिया बनाते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होना चाहिए, ये नाइट्रोजन और मिलकर अमोनिया बनाते हैं, दिस रिएक्शन शुड बी कंडक्टेड एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरी तरफ आपके पास है हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, यानी ये रिएक्शन कंडक्ट होने के लिए टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्यों, अभी यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, हमें टेम्परेचर को लो करना चाहिए। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के लिए क्या बताया था आपको कि टेम्परेचर जो होना चाहिए शुड बी इंक्रीज। का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये किस पर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस तरह कंसंट्रेशन का क्या फैक्टर है कि ज़ाहिर है जितने रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और प्रोडक्ट जितने ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन के रिवर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है रिवर्स रिएक्शन में हमारी कोशिश है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना चाहिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जितने रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, जितने आपके पास कंसंट्रेशन का क्या फैक्टर है, जितने आपके पास मोर रिएक्टेंट, आपके पास रिएक्टेंट कितने होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपस में कंबाइन करेंगे, वो ज्यादा कंबाइन होंगे, और जितने ज्यादा कंबाइन होंगे आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, यानी आपका रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा।
तो मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपने क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। वो क्यों? ज़्यादा जितने प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट आपस में मिलेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स ले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्स ना हो, तो आप प्रोडक्ट जो बनती है उसको क्या करते जाए, रिएक्शन में से पिकअप करते जाए, उसको वहाँ से क्या करते जाए, रिमूव करते जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके रिएक्शन SO2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2SO3 बनाते हैं। आप चाहते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, तो क्या करें, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आप उसे कंबाइन करेंगे, जितने कंबाइन करेंगे आपका रिएक्शन कितना जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जितना बनता जा रहा है इसको रिएक्शन में से रिमूव करते जाएं। जितना आप रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना आप इसको रिमूव करेंगे रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। रिएक्टेंट ज्यादा कंबाइंड होंगे, ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। और आप चाहते हैं रिएक्शन रिवर्स ना हो, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसको उसमें से क्या करते जाए, रिमूव करते जाए। और आखिरी जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वो कौन सी है, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आप पढ़ चुके हैं। कैटालिस्ट जो होता है ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन की को स्पीड अप करता है, इसकी अपनी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया जो बनाते हैं, तो ये इस रिएक्शन के लिए आयरन को आप इस्तेमाल करेंगे कैटालिस्ट के तौर पर। इस तरह इंडस्ट्री में जो कुकिंग ऑयल से घी बनता है उसके लिए भी खास कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, निकल। तो हर रिएक्शन के लिए खास कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन की टाइमिंग को डिक्रीज करता है। कैसे करता है टाइमिंग को डिक्रीज, कि हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए 70 जूल एनर्जी या किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो कैटालिस्ट की वजह से वो 70 की बजाय आपको 20 या 10 किलो जूल पर भी वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर, चलो इन द केस ऑफ गैसेस, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और जो चौथी चीज है, पांचवी वो है, वो क्या चीज है, कैटालिस्ट। प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, और चौथी जो चीज है वो क्या है, कैटालिस्ट। इन सब कंडीशन को होते हुए आपका जो कंटेनर है वो भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एक लिक्विड जो है ये ओपन कंटेनर में अचीव नहीं हो सकता है। शुक्रिया।